नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 27 निबंध लेखन। निबंध का अर्थ है शब्दों एवं वाक्यों को व्यवस्थित ढंग से बांधकर की गई सशक्त रचना। निबंध लेखन का विषय छोटी सी चींटी से लेकर विशालतम वस्तु भी हो सकता है। ये विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को निखारने का साधन है। इसमें दिए गए विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। निबंध लेखन में ध्यान देने योग्य बातें। निबंध के विषय का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। उस विषय में गहन जानकारी और लिखने में रुचि होनी चाहिए। भाषा शुद्ध, स्पष्ट, सरल और प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। निबंध का विभाजन रूपरेखा बनाकर अलग अलग अनुच्छेदों में होना चाहिए। विचारों में क्रमबद्धता और अभिव्यक्ति में रोचकता होनी चाहिए। वाक्यों का प्रयोग शुद्ध और व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक होना चाहिए। निबंध में अप्रासंगिक बातों को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे व्यवस्थित और सुसंगठित वाक्य हो ताकि पढ़ने वाले पर प्रभाव छोड़ सके। निबंध का समापन रुचिकर एवं प्रभावशाली होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला निबंध है मनोरंजन के आधुनिक साधन। लगातार एक ही प्रकार के कार्य करने से और निरंतर काम में ही लगे रहने से हमें ऊब और उकताहट होने लगती है, यानी कि हम बोर हो जाते हैं। काम में मन नहीं लगता, उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसे में यदि किसी प्रकार हमारा मनोरंजन हो जाए तो हम पुनः दूनी फुर्ती से काम करने लगते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन में मनोविनोद या मनोरंजन की बड़ी आवश्यकता है। शरीर तथा मन की थकान दूर कर नई स्फूर्ति प्राप्त करने के लिए मनोरंजन अनिवार्य है। वैज्ञानिक प्रगति के साथ साथ मनोरंजन के साधनों का भी विकास हुआ है। अनेक परंपरागत साधनों में सुधार और परिमार्जन भी हुआ है, जैसे रेडियो, दूरदर्शन, टेप रिकॉर्डर, रिकॉर्ड प्लेयर आदि के द्वारा हम इच्छित संगीत का आनंद ले सकते हैं, स्वयं भी थिरक सकते हैं। रेडियो और दूरदर्शन तो आज के जीवन में अपरिहार्य साधन बनते जा रहे हैं। इनके द्वारा देश की अधिकांश जनता लाभान्वित हो रही है। चलचित्र मनोरंजन का सबसे अधिक प्रिय साधन है। शहरों में प्राय सभी वर्गों के लोग कम से कम मास में एक बार सिनेमा देखने का कार्यक्रम बना ही लेते हैं। गांव के लोग भी पास के कस्बे या शहर में जाकर सिनेमा देखकर अपना मनोरंजन करने का प्रयास करते हैं। दूरदर्शन के द्वारा भी प्रति सप्ताह 2-3 चलचित्र कम से कम दिखाए जाते हैं। अब वीडियो और केबल टीवी के आविष्कार ने तो घरों में सिनेमा देखने का रिवाज बढ़ा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने नवीन मनोरंजन के साधन दिए हैं। ये साधन संपन्न लोगों को सुलभ हैं। अनेक प्रकार के वीडियो गेम्स घर पर या ऐसे खेलों की दुकान पर पैसे देकर खेले जाते हैं। कंप्यूटर भी मनोरंजन के क्षेत्र में आपूदा है। फोटोग्राफी भी खर्चीला किंतु लोकप्रिय साधन है। खेल कूद मनोविनोद के प्राचीनतम साधन हैं। इनकी उपयोगिता सदा बनी रही। खेलों को आमतौर पर 2 भागों में बांटा जाता है, बाहरी और भीतरी, जिसको हम इंग्लिश में इंडोर और आउटडोर गेम कहते हैं। तो बाहरी खेलों के लिए एक निश्चित माप का खेल का मैदान आवश्यक है। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, बैडमिंटन, टेनिस आदि ऐसे खेल हैं। कबड्डी और कुश्ती तो छोटे से खेत में ही बिना अधिक प्रदर्शन के खेले जा सकते हैं। भारत के गांवों में कुश्ती और कबड्डी प्रिय खेल हैं। नौकायन, घुड़दौड़, तीरंदाजी, निशानेबाजी आदि के द्वारा भी मनोरंजन किया जाता है। घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों में शतरंज और चौपड़ बहुत पुराने खेल हैं। ताश प्रत्येक घर में खेली जाती है। कैरम व लूडो आदि बच्चों और वयस्कों के समान रूप से प्रिय है। टेबल टेनिस के लिए भी अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती। प्रदर्शनियां, मेले, सर्कस आदि भी मनोरंजन के प्रसिद्ध साधन हैं। कुछ कलाकारों, नर्तकों, कठपुतली वालों की मंडलियां भी घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन करती हैं। कुछ लोग देशाटन और यात्राओं से भी मनोरंजन करते हैं। पर्वतारोहण ऐसा ही चुनौती भरा साधन है जिसमें साहसी लोग भाग लेते हैं। इस प्रकार मनोरंजन के अनेक साधन हो सकते हैं। मानव जीवन को सुखी और स्वस्थ बनाने में मनोरंजन के सभी साधनों का योगदान है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि के अनुसार उसे मनोविनोद के विभिन्न साधन उपलब्ध है। ठीक है, तो देखिए अगला है टेलीफोन सुविधा या असुविधा।
भारतीय समाज में नारी, रंगों का त्योहार होली। चलिए एक और पढ़ लेते हैं, बेकारी की समस्या। ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। आज भारत के सामने सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण समस्या है बेकारी की समस्या। ये अनेक प्रकार की अन्य समस्याओं को जन्म देती है, इसलिए ये और भी अधिक चिंता का विषय है। बेकारी की समस्या वह समस्या है जिसमें काम करने के इच्छुक लोगों को काम नहीं मिलता तथा जीविका चलने में कठिनाई होती है। बेरोजगारी के अनेक रूप हैं, जैसे शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी या आंशिक बेरोजगारी तथा प्रचंड बेरोजगारी। भारत में ये सभी प्रकार की स्थितियां देखने को मिलती हैं। हमारे देश में शिक्षित तथा अशिक्षित प्रकार के बेरोजगारी की संख्या बहुत अधिक है तथा निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत में कुछ लोग वर्ष में कुछ महीने तो काम करते हैं, पर शेष महीनों में बेरोजगार हो जाते हैं। ऐसे बेरोजगार अंशकालीन बेरोजगार कहलाते हैं। चीनी मिलों में काम करने वाले, खेतों में काम करने वाले मजदूर आदि इसी श्रेणी में आते हैं। भारत में प्रचंड बेरोजगारी भी है। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि। आज जिस गति से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस गति से उसके लिए रोजगार के अवसर कम हैं। इसलिए देश में औद्योगिक विकास के बावजूद भी बेरोजगारी की संख्या कम नहीं हुई है। हमारे देश की दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति ने भी बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाया है। आज शिक्षा रोजगार से जड़ी बुनियादी शिक्षा नहीं है। आज का शिक्षित युवक हाथ से काम नहीं चाहता, वो दफ्तर का काम करके अपना जीवन यापन करने को तैयार है, किंतु खेती व दस्तकारी करने को तैयार नहीं। इसका परिणाम क्या होता है? शिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। भूखा आदमी पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। बेरोजगारी के कारण यहाँ चारों ओर अपराध बढ़ा है। हिंसा, चोरी, डकैतियां तथा अपहरण की घटनाएं घटित हो रही हैं। देश में बढ़ता भ्रष्टाचार तथा नैतिक मूल्यों का पतन भी बेरोजगारी के कारण ही दिखाई दे रहा है। यद्यपि बेरोजगारी की समस्या का समाधान कठिन है, फिर भी असंभव नहीं। शिक्षा प्रणाली में पर्याप्त सुधार करके, जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि पर रोक लगाकर, व्यावसायिक शिक्षा का प्रसार करके देश में लघु और कुटीर उद्योग धंधों की ओर युवकों को प्रेरित करके तथा ग्रामीण युवकों को अपने पैतृक व्यवसाय तथा कृषि की ओर प्रवृत्त करके इस समस्या का समाधान संभव हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ निबंध जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।